कराची से करीब 80 किलोमीटर दूर ठट्ठा की साहिली पट्टी पर मौजूद है विंड कॉरिडोर। ये विंड कॉरिडोर ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है। वैसे तो समंदर का पानी होने की वजह से यहाँ ना ज़मीन ज़रख़ेज़ है काश्तकारी के लिए, ना यहाँ तामीराती काम मुमकिन है। अलबत्ता यहाँ के कुदरती सरमाए का फ़ायदा उठाते हुए मतलब यहाँ की हवा के बहाव से बिजली पैदा की जा सकती है, और यहाँ से पैदा होने वाली बिजली को क्लीन या ग्रीन एनर्जी कहते हैं। जिसकी वजह यह है कि यहाँ बिजली की पैदावार के लिए ना कोई ईंधन जलाना पड़ता है, ना महंगे दामों में खरीदना पड़ता है, और यूँ ज़मीन में दबा हुआ फॉसिल फ्यूल मतलब तेल या कोयला भी ज़ाया नहीं होता। तो इससे लोड शेडिंग भी दूर की जा सकती है और सस्ती बिजली भी फराहम की जा सकती है। आपको याद होगा कि 2012-13 में हमारे यहाँ शदीद बिजली का ब्रेकडाउन होता था, मुजाहरे होते थे, लोग सड़कों पे होते थे, और 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने ये नारा लगाया कि मैं अंधेरे मिटाऊंगा। और उसके फ़ौरन ही बाद हमने देखा कि चीन के साथ जब हमारा सीपैक हुआ तो उसमें हमने बड़े बड़े कोयले के मंसूबे हमने उन पे साइन किया। उस वक्त हमारी बहुत मजबूरी थी कि हमें किसी भी तरह से जो शॉर्टफॉल है वो पूरा करना था। सिंध की साहिली पट्टी के इलाकों झिम्पीर, मीरपुर, साकरो और घारों में आज तकरीबन 3 दर्जन विंड फार्म्स हैं, जिनमें से सबसे पहला फार्म अप्रैल 2009 में झिम्पीर में लगा था। विंड फार्म्स वो इलाके हैं जहां ऊंचे ऊंचे विंड मिल्स लगे हुए होते हैं, और हवा के बहाव से घूमने वाले ये ब्लेड्स, जिन्हें टरबाइन कहते हैं, ये अपने टावर में लगी वाइंडिंग मशीन से बिजली पैदा करते हैं, जो जनरेटर के उसूल पर चलते हुए टरबाइन से ट्रांसफार्मर तक आती है। फिर यहाँ इसे मखसूस वोल्टेज फराहम करके इसे ट्रांसमीटर में भेजा जाता है, जो इसे आखिरकार पाकिस्तान के मरकजी ग्रिड ले जाते हैं। That's insulated switchgear, where it is then placed onto the national grid. This building in here is the national grid, which is where the electricity is feeding. So it's literally electricity coming in and feeding through into the national grid, and the electricity is flowing out. इन विंड टर्बाइंस को चलाने के लिए हवा का जो बेहतरीन बहाव है, मतलब जिस स्पीड पे हवा चले तो ये अपनी मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार ला सकें, वो है 9 मीटर्स पर सेकंड की हवा। और इसी तरह इनको चलाने के लिए जो कम से कम हवा का बहाव दरकार है वो है 3 मीटर्स पर सेकंड। मतलब अगर हवा रुक जाए या हवा का बहाव 3 मीटर पर सेकंड से कम हो तो ये टर्बाइंस भी रुक जाएंगे और अपनी बिजली की पैदावार भी रोक देंगे। अप्रैल से सितंबर तक का दौरानिया इस खित्ते में हवा के बहाव के लिए काफ़ी मुफीद समझा जाता है, जब ये प्लांट्स अपनी मुकम्मल सलाहियत पर चलते हैं। जबकि बकिया अरसा जब हवा का बहाव धीमा रहता है तो इनकी सलाहियत भी इसी तनासब से मुतासर होती है। ऐसी 2 सूरत-हाल होती हैं जिनमें विंड टरबाइन मुकम्मल बंद होते हैं, या तो हवा ही न चल रही हो जो कि इनके चलने का बुनियादी जरिया है, या हुकूमत की तरफ से हमें कर्टेलमेंट का कहा गया हो। तो ऐसी सूरत में हमें खुद ही विंड टरबाइन बंद करने पड़ते हैं और उल्टा बिजली हमें खरीदनी पड़ती है ग्रिड से ही, ताकि हमारा सिस्टम चलता रहे, क्योंकि विंड प्लांट के पास बिजली ज़ख़ीरा करने का निज़ाम नहीं होता। हमें ऐसे महीनों में 50-50 लाख तक बिजली की बैकफीड का बिल आना चाहिए। कर्टेलमेंट होना यूँ समझें कि बिजली घर जितनी बिजली बना रहा है उसे बिजली बनाने से रोक दिया जाए और उससे इतनी बिजली ना खरीदी जाए जो पहले तय हुई थी। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि एक बिस्किट की कंपनी को पहले ऑर्डर दिया जाए कि वो 100 बिस्किट बनाए, लेकिन फिर वो ख़रीदे ना जाए और ना फैक्ट्री के पास इन बिस्किट्स को स्टोर करने की जगह हो, तो वो बिस्किट ज़ाया हो जाएंगे और फैक्ट्री को माली नुकसान होगा। इसके एवज़ इनको कानूनन एक रकम तो मिलती है, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है कि औसतन बिजली की इतनी पैदावार होगी तभी वो ज़मानत की रकम मिलेगी। लेकिन बार बार और गैर एलानिया कर्टेलमेंट से बिजली घर की सलाहियत पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी 2006 की है, उसका क्लॉज नंबर 8.2 हमारे तमाम विंड पावर प्लांट्स को एक मस्ट एंड स्टेटस अवार्ड करता है, जिसके नज़दीक आप इनको कर्टेल या तो कर नहीं सकते, या उस कर्टेलमेंट के मुताबिक आप एक मखसूस रकम की अदायगी करते हैं अपने इन पावर प्लांट्स को, जिसे आप नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड वॉल्यूम या आसान अल्फाज में एनर्जी पेमेंट्स भी कहा जाता है। वो कर्टेलमेंट की जो पेमेंट होती है बेसिकली ये एक मखसूस कैपेसिटी फैक्टर के ऊपर की जाती है, जिसका फार्मूला हमारे स्केड्यूल 10 के अंदर मौजूद होता है, जो नेफ्रा कॉन्ट्रैक्ट के दौरान साइन होते हैं। कर्टेलमेंट्स हमारी समर के दौरान बढ़ी हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी मुतासर हुई है। और दूसरा ये कि जब आपकी प्रोडक्टिविटी मुतासर होती है तो अब 12 महीने के कॉन्टेक्स्ट में जब आप इसको देखेंगे तो हमारे प्लांट का कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी फैक्टर मजीद कम हो जाता है। जब आपका कैपेसिटी फैक्टर कम होता है तो उसकी बेस पे आप वो रकूम या वो NPMV क्लेम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मजीद मुतासर होती है।
और फिर हवा का बहाव कभी अच्छा होता है तो कभी नहीं, और मौसमियाती तब्दीलियों को भी फरामोश नहीं किया जा सकता कि गुज़िश्ता साल ही पाकिस्तान ने सख्त गर्मी, कहत साली, तेज़ बारिश और सैलाब और इनसे होने वाली मनफी तब्दीलियों को सहा है। तो ऐसे में कम से कम पैदावार मतलब कैपेसिटी फैक्टर भी पूरा होना मुश्किल होता है, तो खसारा दर खसारा इन बिजली घरों को ही होता है। इसलिए 1-2 साल से हमने देखा है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट की वजह से बहुत एबनॉर्मल विंड पैटर्न्स देखे गए हैं, जिसमें विंटर सीजन के अंदर हाई विंड और समर के दौरान लो विंड सीजन आए हैं। तो ये जो एक्सेसिव कर्टेलमेंट्स हुई हैं ये इतनी एब्रप्टली की गई हैं। हाई विंड के दौरान एक्सेसिव कर्टेलमेंट जब हुई हैं तो उसकी वजह से प्लांट्स ज़्यादा मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के तरीक़े मुख्तलिफ हैं, जिनमें पानी से बिजली पैदा करना, तेल और कोयला चलाकर बिजली पैदा करना, न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली पैदा करना और हवा, सूरज और माहौल दोस्त गैस से बिजली पैदा करना वगैरह शामिल हैं। ये तमाम बिजली पैदा होकर ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए एक मरकज़ी ग्रिड में जमा होते हैं, जिसकी गुंजाइश आज है 43,775 मेगावाट्स। इसमें माहौल दोस्त बिजली का मुकम्मल हिस्सा है 2737 मेगावाट्स या करीब 6% पूरे ग्रिड का। साल 2030 के लिए पाकिस्तान ने अपना क्लीन एनर्जी का हदफ तय किया है कि वो अपनी मुकम्मल एनर्जी का 60% माहौल दोस्त ज़राए से पूरा करेगा। माहिरीन के मुताबिक ये हदफ पाकिस्तान के पास मौजूद वसाइल की बुनियाद पर न सिर्फ पूरा हो सकता है, बल्कि अगर इन वसाइल को मुकम्मल सलाहियत पर इस्तेमाल किया जाए, मुकम्मल पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया जाए, तो मौजूदा गुंजाइश जो कि करीब 44,000 मेगावाट्स है, उससे दुगनी बिजली सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज से ही पैदा की जा सकती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी जो तवज्जो रही हमारे बिजली की पैदावार को टैकल करने के लिए, वो हमने तेल और कोयले को हमने प्रमोट किया है पिछले 10-15 साल में। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो फॉसिल फ्यूल जिसको हम कहते हैं, ये कितना महंगा पड़ रहा है। थर्मल प्लांट के सिर्फ नुकसान सिर्फ ऑयल इंपोर्ट्स की सूरत में नहीं हो रहे, बल्कि उसके कुछ एनवायरमेंटल एक्सटर्नैलिटीज़ भी हैं जो हमें कंसिडर करनी है, जो एयर पोल्यूशन या वाटर पॉइजनिंग के तहत की हो रही हैं, ख़ास तौर पर थर्मे। इस वक्त 4 ट्रिलियन के करीब पाकिस्तान का गर्दी कर्जा है, जो कि मज़ीद आगे बढ़ने का जिसके इम्कानात हैं और बहुत वाज़ेह इम्कानात हैं। 11 चैंपियन विंड कॉरिडोर इसे कहते हैं। इसका जो मखसूस पोटेंशियल है वो दैट इज़ 60,000 मेगावाट, जिसको अभी हम सिर्फ 1800 मेगावाट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिससे महंगे खाम तेल की दरामद, इसके माहौल पर असरात और कोयला जलाकर बिजली हासिल करने के माहौल पर असरात से निजात मिल जाएगी और कौमी ख़जाना और आबो हवा दोनों ही इस्तेफादा करेंगे। लेकिन माहिरीन से बात करके ये भी अंदाज़ा होता है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 60% का हदफ हासिल करना भी करीब दरकिनार है। पाकिस्तान के जो क्लीन एनर्जी टारगेट्स हैं वो भी काफ़ी एम्बिशियस तो हैं 2030 के। जब तक हम पे जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, मजबूर नहीं होते, तब तक हमें ये एहसास नहीं होता कि हमें इस दौरान कोशिश पूरी करनी चाहिए थी कि हम पन बिजली के मंसूबे हम शमसी तवानाई के लगाएं। यहाँ मौजूद रुकावटें, कमज़ोर पॉलिसी साजी और बनी हुई पॉलिसियों और कवानीन का निफाज ना होना, एक मरबूत निज़ाम की गैर मौजूदगी और सियासी अदम इस्तेहकाम न सिर्फ कौमी सलाहियतों और वसाइल को बरूए कार लाने से रोकते हैं, बल्कि वो सरमायाकार, वो इन्वेस्टर्स जो मुल्की और गैर मुल्की सरमाया लाकर यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगाते हैं या लगाना चाहते हैं, उनका भी एतबार ख़त्म हो जाता है। आपकी पॉलिसीज ऑन पेपर तो ज़ाहिर मौजूद है, मगर उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इन्वेस्टर बहुत रिलक्टेंट है आपके सिस्टम में इन्वेस्ट करने से। हमने जितने से भी बात की है ना, दे आर प्रेजेंटिंग ए वेरी ग्लूमी पिक्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। ये वो सोल्यूशंस हैं जो नॉवल नहीं है, ये दुनिया के दूसरे मुल्कों में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। हमने तवज्जो नहीं दी क्योंकि हम यहाँ पे खेल तमाशों में लगे रहते हैं। अगर मैं आपको चाइना की मिसाल दूँ ना, तो चाइना इस वक्त एक बहुत मैसिव किस्म की अपनी शेयर जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है रिन्यूएबल्स के। यही सेम मिसाल अगर आप इंडिया की लें तो इंडिया ने भी यही अपनी पॉलिसी के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट और कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन के तहत उन्होंने भी अपना रिन्यूएबल्स का शेयर बढ़ा। आज इंडिया इस वक्त 40% सब्सिडी देता है। हमें मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर करने हैं, हमने अभी तक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम इसी में लगे रहे कि हम इंपोर्ट करेंगे, चीन हमें देगा, हम लगाते जाएंगे। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी मुल्क का, वो अपनी लोकल मार्केट डेवलपमेंट, ताकि आपकी जो लोकल इकोनॉमी है ना वो डेवलप। इसका नुकसान तो सरमायाकारों, कौमी ख़जाने, माहौलियात और अवाम को होता है, लेकिन इसका फ़ायदा किसे होता है ये नहीं पता।